नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका में दल प्रणाली पर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य होता है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र चलाना संभव नहीं है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है कि बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण ही यह संभव होता है कि समान हितों वाले लोग संगठित होकर उन हितों की साधना करने के लिए शासन की शक्ति को अपने हाथ में लेते हैं। दलों के कारण ही यह संभव होता है कि कोई दल अथवा एक से अधिक दल मिलकर बहुमत के समर्थन के आधार पर देश में शासन का संचालन करें, शासन के जो दायित्व हैं उनका वो निर्वाह करें। प्रोफेसर लास्की के अनुसार एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान होती है। अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ? लॉर्ड ब्राइस ये कहते हैं कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का जन्म वहाँ की परिस्थितियों की देन है। प्रारंभ में अमेरिका के धनी लोग राजा के प्रति निष्ठा रखने का दावा करते थे तथा दूसरा पक्ष उन लोगों का था जो संख्या में बहुत अधिक थे किंतु निर्धन व साधनहीन थे। किंतु इस दलबंदी का अस्तित्व स्वतंत्र युद्ध के दौरान समाप्त हो गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो संविधान निर्माता व्यक्ति थे वो दो वर्गों में बटे हुए थे। एक वर्ग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में था, दूसरा पक्ष में था हैमिल्टन और उनके समर्थकों को फेडरलिस्ट कहा गया। इसके विरुद्ध दूसरे वर्ग के लोग केंद्र के विरुद्ध थे और राज्यों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इनके समर्थक जेफरसन और उनके साथी थे, इन्हें रिपब्लिकन्स कहा जाने लगा। आगे चलकर यही गुट राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गए। जेफरसन राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने दल का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी रखा। सन 1824 तक रिपब्लिकन दल के हाथों में सत्ता रही, परंतु उसी समय कुछ आर्थिक परिवर्तनों के कारण दलीय राजनीति में उथल हो गई और 1828 में जैक्सन को राष्ट्रपति चुना गया और उसने नेशनल रिपब्लिकन दल की स्थापना की। तो नए दल के हाथ में शक्ति थोड़े ही दिनों के लिए रही, बाकी समय डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल के हाथ में सत्ता रही। 1856 में दास प्रथा के विरोधियों ने एक नया दल बनाया जो रिपब्लिकन दल कहलाया। यह उस समय का उदारवादी दल था, क्योंकि डेमोक्रेटिक दल दक्षिणी राज्यों में बागवानों के नेतृत्व में अनुदारवादी दल बन गया था। तो गृह युद्ध में तो अमेरिका में दो ही दल रह गए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन दल फेडरलिस्ट का उत्तराधिकारी था, जबकि डेमोक्रेटिक एंटी फेडरलिस्ट के उत्तराधिकारी थे। 1860 के निर्वाचन में रिपब्लिकन दल पहली बार विजयी हुआ और 1912 तक वह राष्ट्रीय राजनीति में एक अपना वर्चस्व बनाए रखा। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ दो ही दल, परंपरा से विकास हुआ, दो ही दल वहाँ पर रहे। अब बात करते हैं कि अमेरिका में दल प्रणाली की विशेषताएं, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है द्विदलीय प्रथा, कि अमेरिका में दो दलों की ही प्रथा विकसित हुई है। प्रारंभ में वहाँ पर फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन थे, जो मैंने अभी चर्चा की। फिर वहाँ विक्स और डेमोक्रेटिक बने और आजकल वहाँ दोनों ही दल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दल हैं। अन्य दल भी मैदान में आते हैं, वे निर्वाचन में सफल नहीं हो पाते। देशव्यापी जो तीसरे दल के निर्माण की जो समस्त प्रयत्न कई बार किए गए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए, इसलिए वहाँ दो ही दल अस्तित्व में हैं। दूसरे जो विशेषता है वो नपे तुले सिद्धांतों का अभाव, कि अमेरिकी राजनीतिक दलों में कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है। दलों को अपनी नीति एवं कार्यक्रमों की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने की विशेष चिंता नहीं रहती है। तीसरा है विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव, कि अमेरिका में दोनों ही दलों में विचारधारा संबंधी कोई आधारभूत अंतर नहीं है। जैसे भारत में कांग्रेस, बीजेपी में ऐसे अंतर है, वो चीज़ यहाँ नहीं है।
इसलिए बोगेन ने कहा है कि अमेरिका के राजनीतिक दलों के नाम ऐसे हैं जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक विचारों की व्याख्या छिपी हुई है, और यदि किसी एक दल को एकदम अलग करना हो तो उसमें कोई ऐसी विचारधारा नहीं मिलती जो उसके बाद के दल में न पाई जाए। यानी दोनों दलों में एक जैसी विचारधारा है। चौथा अंतर है वर्ग भेद, कि अमेरिका के दलों में सैद्धांतिक मतभेद न होकर वर्गीय मतभेद है। वहाँ राजनीतिक दलों में विचारधारा के स्थान पर परंपराओं और भौगोलिक प्रभाव हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। अमेरिका में दल हितों के गुट हैं, वे सिद्धांतों के समूह नहीं हैं, कि सिद्धांत नहीं उनके क्या है, इंटरेस्ट है, यानी कि निजी हित होते हैं उनके। इसलिए प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि अमेरिकी दल सिद्धांतों की अपेक्षा हितों के गुट अधिक हैं। पांचवा जो विशेषता है दलों की व्यापकता, कि अमेरिका में राजनीतिक दल क्या है, सर्वव्यापक है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे बचा हो, संघ हो, राज्य हो या स्थानीय इकाई, सभी पर इन दलों का प्रभाव होता है। इस व्यापकता के कारण दलों को वहाँ अदृश्य सरकार कहा जाता है। छठा है ढीला संगठन, कि अमेरिकी दलों का संगठन बहुत लचीला है, कोई संगठित नहीं है। ये ब्रिटिश दलों की बात ही कठोर दलीय अनुशासन नहीं है, कठोर दलीय संगठन नहीं है। दल के केंद्रीय संगठन और स्थानीय इकाइयों में भारत जैसा लिंक यहाँ नहीं है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, शेष समय वे प्राय निष्क्रिय रहते हैं। सातवीं विशेषता है संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं, कि अमेरिका के संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। दलों की उत्पत्ति, उनका विकास तथा संगठन सब कुछ परंपरा पर आधारित है, संवैधानिक नहीं है। संविधान निर्माता दल प्रणाली के दोषों के कारण उसे बचना चाहते थे, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। आज राजनीतिक दलों का वहाँ बोलबाला है। नेक्स्ट है लूट प्रथा, कि अमेरिकी दल व्यवस्था में स्वार्थ सिद्धि परक है, कि राजनीति में लोग सक्रिय रहते हैं, उनका ध्येय व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना है, न कि सार्वजनिक हितों की। अमेरिका में दलों के साथ ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो बदले में कुछ निजी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसे लूट व्यवस्था, स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, कि जैसे ही राष्ट्रपति किसी पार्टी, तो उस पार्टी के सारे जो सक्रिय जो नेता थे उनको कोई ना कोई पद मिल जाता है, पुराने दल वाले को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है दबाव समूहों का प्रभाव, कि अमेरिकी दलों पर हमें दबाव गुटों का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। दबाव गुट राजनीतिक दलों में सक्रिय रहते हैं और दबाव डालकर अपने जो निजी स्वार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। दबाव गुटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए कहना उचित होगा कि अमेरिका में राजनीतिक दलों के बजाय गुटों की राजनीति ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तो ये विशेषताएं हैं। फिर है अमेरिकी दलों के सिद्धांत एवं नीतियाँ, कि अभी हमने चर्चा की कि अमेरिका में राजनीतिक दलों में मोटे रूप से सिद्धांतिक व नीतियों में कोई अंतर नहीं है। लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन के बारे में दोनों का एक ही मत है। दोनों ही दल देश की प्रगति समृद्धि को बढ़ाने में लगे हुए हैं। दोनों ही दल वियतनाम युद्ध से सम्मान के साथ निकलना चाहते थे। सोवियत रूस चीन से सहयोग करना चाहते थे। दोनों ही दल में कभी सभी वर्गों को और विचारधारा के लोग हैं। दोनों ही न तो दक्षिणपंथी है न वामपंथी हैं। वहाँ दलों को अपनी नीति और कार्यक्रमों की व्याख्या करने, उन्हें क्रियान्वित करने की कोई चिंता नहीं रहती। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य और शक्ति क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, सत्ता को में बने रहना। समय समय पर दोनों दलों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतभेद हमें देखने को मिला, जैसे कि देश में कृषि का प्रभुत्व हो या उद्योगों का, आंतरिक सुधार की बात पे दोनों में, दास प्रथा, आयात निर्यात, महसूल, प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रश्न आदि मतभेद हमें देखने को मिले। पिछले वर्षों में रिपब्लिकन दल का कार्यक्रम रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, सैनिक तैयारी, राष्ट्रवादी चीन की सहायता करना, श्रीलंका के लिए बीमा, श्रमिकों के लिए बीमा, सहकारी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण का विरोध आदि ये हमें देखने को मिला रिपब्लिक में। और डेमोक्रेटिक दल के कार्यक्रमों में निजी उद्योगों का समर्थन, राज्यों में जाति भेद का अंत, नाटो संधि का समर्थन, पिछड़े हुए देशों में लोकतंत्र का समर्थन, ये इन बातों को देखने को हमें मिलता है। दोनों ही दलों की विदेश एवं आंतरिक नीति समान है। दोनों ही दल
कम आय वालों के लिए गृह निर्माण व शिक्षा में सहायता देने के समर्थक हैं। दोनों ही दल सुदृढ़ सेना रखने और संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग देने का समर्थन करते हैं। दोनों ही दल कृषि उत्पादन में सहायता देने में विश्वास करते हैं। अमेरिकी दलों के बारे में टिप्पणी करते हुए हरमन फाइनर ने लिखा है कि अमेरिका में केवल एक दल है, रिपब्लिकन कम डेमोक्रेटिक, दो जो आदतों और पद की होड़ के द्वारा दो समान भागों में विभाजित हैं, जिनमें एक का नाम रिपब्लिक, दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों में सिद्धांत एवं नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब बात आती है अमेरिका में दलीय संगठन की, कि अमेरिका के दोनों जो प्रधान राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों ही दलों का संगठन स्थानीय राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बटा हुआ है। पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर दल का संगठन होता है। दल उसमें राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय समिति सचिवालय होता है, दोनों में बराबर है। फिर है राज्यों में दलीय संगठन, कि दोनों दलों का प्रत्येक राज्य में संगठन, इनमें भी सम्मेलन तथा समितियां रहती हैं। राज्यों में सम्मेलन प्रति दूसरे वर्ष होते हैं, तो केंद्र में जो राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ 4 वर्ष में होते हैं। तो इस तरह से, और स्थानीय स्तर पर भी दोनों दलों का संगठन भी समान है, कि सबसे छोटी इकाई प्रोसिक्यूट कमेटी है। प्रत्येक समिति में दल का एक नेता और एक कप्तान होता है, जिसे बॉस कहा जाता है। मतदान समितियों की कार्यकुशलता पर दल को हार जीत निर्भर करती है। तो ये चीज़ें हम अमेरिका में दलील को में देखने को 3 स्तरों पे इसको दल के संगठन को बांटा हुआ है। फिर अमेरिका में राजनीतिक दलों की क्रियाकलाप क्या है, कि अमेरिका में की संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखा, परंतु समय के साथ अमेरिकी शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती चली गई। अमेरिकी दलों की भूमिका का विवेचन हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। पहला है संविधान के क्रियान्वयन में दलों का योगदान, कि अमेरिका में संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के अस्तित्व से परिचित थे, किंतु उन्होंने अपने मातृ देश इंग्लैंड में उनके स्वरूप एवं कार्य को परिचय प्राप्त किया था। उसके आधार पर उनका दृढ़ विश्वास था कि दल अमेरिका के लिए हितकर नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक दलों की उपेक्षा की। परंतु आज यह सिद्ध हो गया है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों में दलीय व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व है, और उसके बिना अमेरिका की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सही ढंग से चल नहीं सकती। उसी की नहीं, किसी भी देश की बिना राजनीतिक पार्टियों के नहीं चल सकती। दोनों राजनीतिक दलों में अमेरिकी संविधान को व्यवहारिक बनाया है, उसे आगे बढ़ाया है, गति प्रदान की है। आज राजनीतिक दल ही अमेरिकी शासन के विभिन्न पदों पर निर्वाचन के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं, प्रचार करते हैं, और निर्वाचन के बाद संविधान के अनुरूप राजनीतिक ढांचे को चलाते हैं। दूसरा है कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक। फिर भी यदि दोनों में सामंजस्य न हो तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, और वहाँ राजनीतिक दलों द्वारा अनौपचारिक रूप से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर निर्वाचित हो, तो राजनीतिक दल राष्ट्रपति और कांग्रेस को जोड़ते हैं। तीसरी चीज जो है राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, कि अमेरिका एक विशाल देश है, वहाँ विभिन्न भाषा, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। विविधता वाले इस देश में संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं। आग तथा रे के शब्दों में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों एवं व्यवस्थाओं के लोगों में एकता बनाए रखने में राजनीतिक दल सीमेंट का कार्य करते हैं। और अंत में निर्वाचन संबंधी कार्य, कि अमेरिका में राजनीतिक दल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों का अभाव में इन संस्थाओं के चुनाव की कल्पना हम नहीं कर सकते। अब बात आती है अमेरिकी दल प्रणाली की आलोचना, कि अमेरिकी दल प्रणाली में कुछ लोग बड़ी आलोचक हैं। पहला ही आलोचना ये करते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बन गए हैं। दूसरी आलोचक ये कहते हैं कि अमेरिकी दल राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते, उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है। और सबसे बड़ी आलोचना अमेरिकी में राजनीतिक दलों की है वो स्पोइल सिस्टम यानी लूट प्रथा।
ये बहुत दूषित प्रथा है। इस प्रथा में विजयी दल सरकारी पदों का वितरण अपने ही दल के लोगों में करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होते ही राष्ट्रपति विरोधी दल के सभी पदाधिकारियों को निकालकर अपने समर्थकों को उन पर नियुक्त करता है। पहले तो यह प्रथा बड़े उग्र रूप से थी, अब धीरे धीरे पदों का चयन योग्यता के आधार पर होने लगा है। फिर भी कुछ विशेष पद अब भी राष्ट्रपति की इच्छा पर भरे जाते हैं। चौथा है, अमेरिका में राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनावों में बहुत अधिक धनराशि व्यय होती है। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और अंतिम जो आलोचना ये की जाती है कि अमेरिकी दल व्यवस्था में संगठन का आधार विकेंद्रीकरण है। दलों में के राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों में सामंजस्य का अभाव है। सुदृढ़ संगठन के अभाव में वहाँ उत्तरदायी दल प्रणाली का विकास नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की दल प्रणाली से तुलना कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो शासन व्यवस्थाओं के स्वरूप में अंतर होने के कारण दोनों देशों में दल प्रणाली में भी अंतर पाया जाना स्वाभाविक है। वैसे दोनों देशों में द्विदलीय व्यवस्था है। दोनों ही देशों में राजनीतिक दल संविधानोत्तर यानी कि संविधान के बाहर बनाए विकास का परिणाम है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। पहला है विचारधारा संबंधी अंतर कि ब्रिटेन में प्रमुख दल अनुदार दल और मजदूर दल हैं। इन दोनों दलों की विचारधारा स्पष्ट रूप से अंतर है। अनुदार दल पूंजीवाद का समर्थन करता है तो मजदूर दल लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करता है। अमेरिका के दोनों दल रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक विचारधारा संबंधी कोई गंभीर अंतर नहीं है। दूसरा जो अंतर है संगठन संबंधी अंतर कि ब्रिटेन में दलों का जो संगठन है वो सुदृढ़ है। केंद्रीय संगठन और स्थानीय इकाइयों में बराबर नियंत्रण और संपर्क रखता है। तो अमेरिका में दलों का जो संगठन है वो बहुत लचीला है, ढीला ढाला है। वहाँ दल व्यवस्था स्थानीय और राज्य संगठन ही होते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है इंग्लैंड और अमेरिका में कि दलीय अनुशासन संबंधी कि ब्रिटेन में कठोर दलीय अनुशासन पाया जाता है। दल के सदस्यों द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना प्राय नहीं की जाती। अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य दल के निर्देशों की अवहेलना करते रहते हैं। चौथा अंतर है राजनीतिक सक्रियता संबंधी अंतर कि ब्रिटेन में दल राजनीतिक दृष्टि से सदैव सक्रिय रहते हैं। अमेरिकी राजनीतिक दल केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही सक्रिय रहते हैं और वे अधिकांश समय निष्क्रिय रहते हैं। पांचवा लूट प्रथा संबंधी अमेरिका में लूट प्रथा पाई जाती है। विजेता जो दल अभी अपने चर्चा की बड़े बड़े पदों पर अपने दल के सदस्यों को नियुक्त करता है। ब्रिटेन में ऐसी भ्रष्ट प्रथा नहीं पाई जाती। छठा है दलीय उत्तरदायित्व संबंध। अमेरिका में ब्रिटेन की भांति दलीय उत्तरदायित्व नहीं है। ब्रिटेन में शासन को जहां बहुत मत दल के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, अमेरिका में शासन को किसी भी दल के प्रति उत्तरदायी नहीं होना पड़ता। तो ये हमने अमेरिका और ब्रिटेन के दलों की में अंतर बताया। अब आगे की क्लास में हम वापस भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।